हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का जो ऐसे SA-220 क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। SA-220 इम्पॉर्टेंट है, इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल बोथ लेवल पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम्स में हर बार SA-220 से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, सेकेंड वन, इसको स्किप करने का हमारे पास कोई रीज़न नहीं है। बिकॉज फर्स्ट रीज़न क्यों नहीं, कंटेंट काफ़ी छोटा है, बहुत छोटा कंटेंट है। ठीक है, और एग्ज़ाम में आना ही आना है, तो स्किप तो हम करेंगे नहीं। और वन मोर थिंग, हम CA स्टूडेंट है यार, वी आर वॉरियर्स। हाँ, हम स्किप नहीं करेंगे। मेरा पैटर्न क्या पढ़ाने का, फर्स्ट 3 स्टेज में पढ़ेंगे। फर्स्ट स्टेज इस ऐसे कहना क्या चाहता है, ऐसे का मतलब क्या है, पहला स्टेज में ख़त्म करेंगे। सेकेंड स्टेज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स लेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ले उसको ख़त्म करेंगे। थर्ड स्टेज में क्या करेंगे, बुक इसकी रीडिंग लगाएंगे, देन इसको ख़त्म करेंगे। और ऐसे को पढ़ने का क्या स्टेज है, उसको भी 3 स्टेज में पढ़ना है। फर्स्ट वन इज़ प्लानिंग स्टेज, सेकंड वन इज एग्जीक्यूशन, थर्ड वन इज़ रिपोर्टिंग। मतलब मेरा पैटर्न एंड ऐसे को पढ़ने का पैटर्न 3 ही स्टेज में ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। SA-220 का मतलब समझते हैं पहले। क्वालिटी कंट्रोल फॉर एन ऑडिट ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। जो ऑडिटर ऑडिट कर रहा है किसी फिनेंशियल स्टेटमेंट का, उसकी क्वालिटी को इंश्योर करना, उसकी क्वालिटी पे ख़राब ना हो। मतलब ऐसा थोड़ी होना चाहिए कि ऑडिटर ने ऑडिट किया और कुछ भी करके चला गया, ऐसा होना ही नहीं चाहिए। दैट्स वाई ये ऐसे को इंट्रोड्यूस किया गया है। रीज़न पता होना चाहिए आपको, ऐसे पढ़ क्यों रहे हैं हम। तो ऐसे को इसलिए पढ़ रहे कि ऑडिटर कुछ भी काम ना कर ले, उस पर भी एक लगाम होनी चाहिए, नहीं तो वो तो घूमने लग, वो आराम से बेफिक्र हो कुछ भी कर देगा। तो ये ऐसे इसलिए हम पढ़ रहे हैं। एंड वन मोर थिंग कि SQC1 एंड SA-220 में बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि उनको समझ नहीं आता कि SQC1 किस पे अप्लाई होगा एंड 220 किसके ऊपर अप्लाई होगा। तो मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ कि SQC1 अप्लाइज ऑन फर्म्स एंड SA-220 इज़ अप्लाइज ऑन पार्टनर्स ऑफ द फर्म। तो बेसिक डिफरेंस है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो प्लानिंग स्टेज पे आते हैं, प्लानिंग स्टेज के बारे में पढ़ते हैं। प्लानिंग स्टेज के अंदर फर्स्ट पॉइंट क्या है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स। यहाँ पे 2 डिफरेंट वर्ड्स है, एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस, बोथ आर डिफरेंट। समझते हैं एक्सेप्टेंस क्या कह रहा है कि क्यों कोई न्यू क्लाइंट आएगा उसको एक्सेप्ट कैसे करे, करना है नहीं करना, करना भी है या नहीं करना है, या कैसे करे, क्या प्रोसेस क्या रहेगा उसको एक्सेप्ट करने का। सेकेंड चीज़ क्या है कि कंटिन्यूएंस, जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उसको कंटिन्यू करे कि नहीं करे, या कोई इसका पैरामीटर रखे ना रखे, इसको आगे लेके चलना है नहीं चलना, उसकी बात हो रही है। एक्सेप्टेंस जो पकड़ते हैं उसको समझते हैं पहले ढंग से। तो कोई न्यू क्लाइंट आया, उसने मेरे को बोला कि दीपक सर हमें को आपसे ऑडिट करवाना है। मैंने हाँ कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। बट हाँ करने से पहले, हाँ मतलब आपको एक्सेप्ट करने से पहले कुछ चीज़ें आपको क्लाइंट के बारे में पता करनी पड़ेगी, जो कि हर फर्म में एक रिस्क एनालिसिस डिपार्टमेंट होता है जो उसको क्लाइंट को एनालाइज करेगा, क्लाइंट के पूरा बैकग्राउंड को निचोड़ के रख देगा। उसको पता होना चाहिए क्लाइंट क्या करता है क्या नहीं है, क्या उसके ऑपरेशंस है, क्या उसके मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट में कोई केस तो नहीं चल रहा कि डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई तो नहीं है कहीं पे, उसकी पूरी चीज़ उसकी ट्रेस करता है रिस्क एनालिसिस डिपार्टमेंट जो फर्म्स में होता है। उसके बाद उसके फाइनल कंक्लूजन लिया जाता है, उसका फाइनल डिसीजन आता है कि इस क्लाइंट को एक्सेप्ट करना है नहीं करना। ठीक है, सेकेंड वन क्या था हमारा, कंटिन्यूस। जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट था हमारा, उसको ऑलरेडी हमने जब हमने फर्स्ट टाइम एक्सेप्ट किया होगा तो हमने उसको एनालाइज किया ही होगा, दैट्स हमने एक्सेप्ट किया। अब उसको कंटिन्यू कैसे करना, उसको एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया तक हम उसे एनालाइज करेंगे, उसे रिस्ट्रिक्टेड एरिया तक उसे देखेंगे कि हाँ हम कर सकते हैं। मतलब कोई क्लाइंट हम पे लिमिटेशंस ना लगा दे। अगर एग्जिस्टिंग क्लाइंट कोई हम पे लिमिटेशन लगा रहा है कि हम आपको ये नहीं करने देंगे, तो हमें उसी टाइम हमें डिसीजन लेना है कि हमें इसे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज़ ओवर, इतना ही था। एग्जाम्स में एक बार रीड लगाओगे बुक्स में से, पढ़ के ख़त्म हो जाएगा, समझने का मैटर है। सेकेंड पॉइंट क्या करा है, HR ह्यूमन रिसोर्स। अब आपने क्लाइंट को एक्सेप्ट करा, जब एक्सेप्ट करा तो आप बैकग्राउंड पे अपने फर्म के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर ये तो देखोगे कि इस क्लाइंट को करने के लिए मेरे पास रिसोर्स है कि नहीं है, मेरे स्टाफ है कि नहीं है, मेरे आर्टिकल्स है कि नहीं है। मान लो कि आपको उस फील्ड में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। मेरे पास क्लाइंट आया जो कि कह रहा है कि मेरा उसका ऑपरेशन है ऑयल का, ऑयल प्रोड्यूस करता हो। अब मेरे ऑफिस में कोई स्टाफ ही नहीं जिसने आज तक ऑयल का ऑडिट किया हो, ऑयल कंपनी का ऑडिट किया हो।
तो ह्यूमन रिसोर्स उसी की बात करता है कि आपको अपने एंड पे भी एक बार चेक करना है कि हाँ आपके पास सफिशिएंट स्टाफ है क्या उस क्लाइंट का ऑडिट कर पाए वो, तो वो थोड़ा आपको चेक करना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट क्या करें, असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। अब आपने चेक कर लिया कि हाँ भाई, आपने आप एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ क्लाइंट को एक्सेप्ट कर लेते, आपने अपने बैक एंड पे भी चेक कर लिया कि हाँ मेरे पास रिसोर्सेज है, मेरे पास स्टाफ्स है जो ऑडिट कर देंगे, ठीक है। थर्ड वन इज असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम। अब क्लाइंट प्लेस पे भेजो तो सही, असाइन तो करोगे उन्हें वर्क। अब उन असाइनमेंट ऑफ एंगेजमेंट टीम का इतना ही सही पॉइंट है कि एंगेजमेंट जो टीम्स हैं उन्हें असाइन करो काम, उन्हें काम समझो कि हाँ आपको ये काम करना है, उनको ये काम करना है, अकाउंटेबिलिटी डिवाइड कर दो कि हाँ भाई आपको ये काम करना है, ठीक है ठीक है। थर्ड वन इज़ इंडिपेंडेंस चेक करो। असाइनमेंट जब करोगे तो साथ में इंडिपेंडेंस, एथिकल रिक्वायरमेंट्स दोनों चेक होगी, बहुत पॉइंट का कवर, ठीक है। और यहाँ पे असाइनमेंट, जब असाइनमेंट करोगे, असाइन करोगे उनको काम, तो इंडिपेंडेंस चेक करोगे। जो हमारा आर्टिकल है या जिसको हम, जो हमारा असिस्टेंट है जिसको हम असाइन कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंस हो उस क्लाइंट के पर्सपेक्टिव से, ऐसा तो नहीं कुछ का पर्सनल इंटरेस्ट हो वहाँ पर, तो चेक करना ज़रूरी है। एथिकल रिक्वायरमेंट में सेम वैसे ही देखना कि इंटीग्रिटी क्या है, कन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेगा कि नहीं करेगा, ये बंदा लॉजिकल है नहीं है, मतलब करने लायक है कि नहीं है काम। ऐसा थोड़ी किसी बंदे को भेज दोगे किसी भी क्लाइंट पर, उसको उस प्रोसेस का, उस ऑपरेशन का नॉलेज भी नहीं है, उसका भेज दोगे, ऐसा नहीं होगा, आपको सब कुछ चेक करना पड़ेगा। प्लानिंग स्टेज का लास्ट पॉइंट है कि लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर क्वालिटी विद इन अ फर्म। इसको हम, ये जो हमारा थर्ड पॉइंट है, दिस वन, हाउ कैन आई हाईलाइट, वेट, बोल्ड कर दूँ क्या, ये रहा, ये रहा, ठीक है। इसको, इस लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर क्वालिटी विद इन अ फर्म को हम इसके साथ एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू के साथ लिंक करके पढ़ेंगे, तो सो दैट्स वाई मैं इसको अभी होल्ड रख रहा हूँ। प्लानिंग स्टेज के लास्ट पॉइंट को होल्ड करा, बाकी मैंने सारे पॉइंट्स आपको समझा दिए और काफ़ी, मेरे को लगता है काफ़ी अच्छे वे में समझ में आ गया होगा। बस एक बार रीडिंग करनी है बुक की, हो जाएगा, डोंट वरी। सेकेंड वन इज़ एग्जीक्यूशन स्टेज। अब प्लानिंग स्टेज पे आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया एंड अच्छा मेरे पास ह्यूमन रिसोर्स भी है, असाइन भी कर दिया। अब असाइन करने में क्लाइंट प्लेस पे तो भेजो ना, क्लाइंट प्लेस एग्जीक्यूट तो करो अपने ऑडिट को। तो ऑडिट को जब एग्जीक्यूट करोगे तो एक मेन एंगेजमेंट पार्टनर होगा, वो डायरेक्ट करेगा, सुपरवाइज करेगा। जो अब उनके बच्चों ने, आर्टिकल्स ने जो काम किया उनको वो रिव्यू करेगा। अगर कंसल्टेशन, अगर उनको लगता है कि हाँ भाई मेरे को थर्ड पार्टी कंसल्टेशन लेना पड़ेगा, मेरे को एक्सटर्नल कंसल्टेशन लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, तो लेना पड़ेगा, तो लेस लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जीक्यूशन स्टेज पे ये इसकी बात करिए। अब ये कहाँ पे ले सकते हैं, फिर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि ऑयल का ही ले लेते हैं कि जैसे कि हम तो ऑडिटर्स हैं, अब ऑयल को कितने लीटर है, ऑयल कितने में डिग्री में गर्म होगा एंड ऑल, कैसे उसकी माइनिंग करी जाएगी, वो हमें थोड़ी पता होगा, ये तो एक्सपर्ट्स को पता होगा ना, जो उसके पर्टिकुलर उस इंडस्ट्री में काम करते हैं। तो उसके लिए कंसल्टेशन आप ले सकते हो एक्सपर्ट्स की, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिस्कस की मैटर्स एंड EQR, दिस बोथ पॉइंट्स, EQR एंड डिस्कस की मैटर्स, ये भी 2 मिनट होल्ड पे करते हैं, साथ में पढ़ेंगे इसके साथ एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू के साथ। EQR मीन्स भी एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू ही है यहाँ पे। एंड डॉक्यूमेंटेशन, जो आप काम करोगे ऑफ कोर्स आपको डॉक्यूमेंटेशन करना, कोई जो अगर डॉक्यूमेंट आपने किसी काम को नहीं किया, मीन्स होता है कि आपने उस काम को किया ही नहीं है हमारे ऑडिट में, तो आपको डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है, हर काम को करना ज़रूरी है। तो आखिरी पॉइंट आपका यही रहेगा कि डॉक्यूमेंट कर लेते। अब इस पॉइंट को समझ लेते एक बार, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू। एंड फर्स्ट स्टेज क्या था, प्लानिंग स्टेज, सेकंड वन एग्जीक्यूशन स्टेज, थर्ड स्टेज क्या होगा, रिपोर्टिंग स्टेज। रिपोर्टिंग या एग्जीक्यूट डॉक्यूमेंट का, देन इसका रिपोर्ट करना, एज सिंपल एज दैट। SA 500 की पूरी सीरीज़ है, वो पढ़ेंगे कुछ टाइम पे, ठीक है। एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू। अब एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू कौन होता है, ये समझने, यही तो समझने की बात है। जब ऑडिटर ने किसी क्लाइंट का ऑडिट कर दिया, किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट कर दिया, उस क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए जो फर्म के अंदर बैठे हैं कुछ इन हाउस बंदे, हम अपॉइंट किए गए हैं, वही तो रिव्यूअर है ना, वही तो है एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू, वही बंदे तो करेंगे रिव्यू। मतलब कौन रिव्यू करेगा ऑडिट के काम को, एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू, उसी का मतलब बताएगा यहाँ पे कि उनको कौन रिव्यू करेगा, कैसे रिव्यू करेगा, क्या प्रोसेस रहेगा, क्या कम्युनिकेशंस रहेंगे,
सब इस पॉइंट के अंदर है। लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट क्या है, रिव्यू ऑल प्रोसेस इंक्लूडिंग अपॉइंटमेंट इंडिपेंडेंस। जो रिव्यू करेगा क्लाइंट, उसको अपॉइंटमेंट कैसे किया ऑडिटर ने, एंगेजमेंट पार्टनर। अब यहाँ पे जो एंगेजमेंट क्वालिटी रिव्यू हो रहा है वो EQR कर रहा है, रिव्यूअर कर रहा है वो रिव्यूअर कर रहा है एंगेजमेंट पार्टनर के काम को कि उसने कैसे काम किया, ठीक है। उसको ऑडिट नहीं कर रहा, उसके काम को रिव्यू कर रहा हो। तो अपॉइंटमेंट, क्लाइंट का अपॉइंटमेंट कैसे हुआ, सही से हुआ नहीं हुआ, आपने सारे ये एक्सेप्टेंस एंड कंट्रीज वाली पॉलिसीज़ आपने इन जो फॉर्म्स की पॉलिसीज़ होती है आपने उसको अप्लाई किया नहीं किया, उसको बैकग्राउंड चेक किया नहीं किया, वो यहाँ पे चेक होगा अपॉइंटमेंट के केस में। सेकेंड वन इज़ इंडिपेंडेंस। कोई भी पार्टनर हो या आर्टिकल हो या कोई असिस्टेंट हो, किसी का इंडिपेंडेंस तो हिट नहीं हो रही थी। अगर इंडिपेंडेंस हिट हो रही तो ऑडिट करने का मतलब ही ख़त्म हो गया यहाँ पे। तो वो चीज़ यहाँ पे चेक करेगा। डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर्स, और मैंने एग्जीक्यूशन स्टेज में डिस्कस की मैटर्स भी छुड़वाए थे एक्सक्यूज मी, डिस्कस की मैटर्स छुड़वाए थे, डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर्स। अगर एंगेजमेंट पार्टनर को ऐसा लगता है कि मेरे को रिव्यूअर को बताना पड़ेगा कि हाँ भाई ये कुछ सिग्निफिकेंट मैटर्स है, ये कुछ मटेरियल स्टेटमेंट्स है, तो यहाँ पे जब रिव्यू होगा तो वो डिस्कस होगा, सब कुछ एंगेजमेंट पार्टनर बताएगा रिव्यूअर को कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुई थी, या जो सही था तो सही था, गलत था तो गलत था, सामने लाके एक कहते हैं ना कि कंक्लूसिव एविडेंस के साथ लाके रख देगा कि भाई ऐसी ऐसी बात है। रिव्यू पर्पस ऑडिट रिपोर्ट, एज सिंपल एज दैट, ऑडिट रिपोर्ट भी अपनी दिखाएगा, वो उसको रिव्यू करेगा। जो एंगेजमेंट पार्टनर ने डॉक्यूमेंट बनाया था उसको वो रिव्यू करेगा, ठीक है, उसको भी पूरा रिव्यू करेगा। पूरा मीन्स सैम्पल बेसिस पे कुछ उठाएगा, ऐसा नहीं कि सारा रिव्यू करने बैठ गया, ऑफ कोर्स उसका भी फिर उतना ही टाइम लग जाएगा ऑडिट करने में। तो वो सैम्पल बेसिस पे कुछ उसका उनके डॉक्यूमेंट्स को रिव्यू करेगा, पार्टनर्स के डॉक्यूमेंट्स को। और एट द एंड अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, कोई ओपिनियन में डिफरेंस है, मान लो कि एंगेजमेंट पार्टनर ने बोला था कि भाई बिल्कुल सही था, ट्रू एंड फेयर व्यू था, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रीजनेबल एश्योरेंस उसने दे दी, बट क्वालिटी रिव्यूअर को लग रहा है कि भाई नहीं यहाँ पे एडवर्स जाना चाहिए था, तो ओपिनियन में यहाँ डिफरेंसेस आ गए। अब यहाँ पे क्या होगा, या तो बैठ के रिजॉल्व करो भाई ऐसा क्या है। अगर उससे ही बात नहीं बन रही तो जो फर्म की जो पॉलिसी बोलती है फिर अकॉर्डिंगली उसके काम करना पड़ेगा आपको कि फर्म की पॉलिसी किसकी बात मानेगी, पार्टनर के, रिव्यूअर की, या एट द एंड क्या कंक्लूजन लिया जाएगा, वो पॉलिसी के हिसाब से चला जाएगा। एग्जाम में ओरिएंटेड ये नहीं है। लास्ट वन इज EQR डॉक्यूमेंटेशन। जो पहले तो एंगेजमेंट पार्टनर ने डॉक्यूमेंट करा और पार्टनर को रिव्यूअर ने रिव्यू किया उसके डॉक्यूमेंटेशन को। अब जो रिव्यूअर है वो भी अपने डॉक्यूमेंटेशन में बनाएगा कि भाई मैंने कैसे इसको रिव्यू करा। यहाँ पे दो डॉक्यूमेंटेशन हो गए, एक पार्टनर्स का डॉक्यूमेंटेशन हो गया, एक रिव्यूअर का डॉक्यूमेंटेशन हो गया, बोथ आर डिफरेंट। पार्टनर ने क्लाइंट का डॉक्यूमेंट किया और रिव्यूअर ने पार्टनर के ऑडिट का जो रिव्यू करा उसका डॉक्यूमेंट किया। थोड़ा कन्फ्यूज मत होना, सिंपल है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कि ये वही पॉइंट है, एक्सेप्टेंस एंड कंट्रोल ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट्स। वही 4-5 पॉइंट्स यहाँ पे बच्चे, ये मेन पॉइंट है इस हिस्से का, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिख दिया है। बाकी मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया क्या क्या उनको चेक करना है। प्रिंसिपल ऑनर कौन है, की मैनेजमेंट्स क्या है, रिलेटेड पार्टीज़ क्या है, क्लाइंट के ऑपरेशंस क्या, पॉलिसीज एंड इंटरनल कंट्रोल्स क्या है। ये आपको जब आप एक्सेप्ट करोगे, जब प्लानिंग स्टेज पे होगे तब आपको सब ये सारी चीज़ें चेक करनी होगी। इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन इन द स्कोप ऑफ वर्क, ये न्यू क्लाइंट भी लगा सकता है, और जो कंटिन्यूएंस क्लाइंट, जो हम एग्जिस्टिंग क्लाइंट है हमारा जिसको हम कंटिन्यू करेंगे, वो क्लाइंट भी यहाँ पे लगा सकता है। 4 पॉइंट उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग एंड अदर क्रिमिनल एक्टिविटीज़, क्या पता जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट था क्या पता क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के अंदर आ चुका हो, तो उसको वहाँ पर चेक किया जाएगा। एंड न्यू क्लाइंट्स में ऑफ कोर्स वो चेक किया ही जाएगा हमें, ठीक है। एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू EQR। अब यहाँ पे देखो पार्टनर जो अपॉइंट, वही सेम पॉइंट यहाँ वापस डिस्कस कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे काफ़ी थोड़ा ब्रीफली बाइफरकेट करके समझा रखा मैंने कि अपॉइंटमेंट, डिस्कस सिग्निफिकेंट मैटर्स, एंड थर्ड पॉइंट काफ़ी अच्छा है, मैं बोल्ड कर देता हूँ समझने के लिए। ये रहा थर्ड पॉइंट, काफ़ी अच्छा कि नॉट डेट द ऑडिटर रिपोर्ट अंटिल द कंप्लीशन ऑफ द एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। जो ऑडिट रिपोर्ट होगी, जो हम ऑडिट रिपोर्ट साइन करेंगे, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि
रिव्यू उस ऑडिट रिपोर्ट पहले साइन हो जाए और रिव्यू बाद में हो, तो रिव्यू कराने का फ़ायदा क्या हुआ। इस पॉइंट में यही बताया जा रहा है कि जो रिव्यू होगा वो ऑडिट रिपोर्ट की साइन से पहले रिव्यू होगा, तभी तो कुछ गलतियाँ होगी तो पता चलेगा। अगर ऑडिट रिपोर्ट के बाद साइन रिव्यू करेगा रिव्यूअर, तो रिव्यू कराने का फ़ायदा ही कुछ नहीं है। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो रिव्यू होगा वो ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले होगा, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, ये रिव्यूअर के बारे में कि रिव्यू वो क्या करेगा, रिव्यू फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रपोज ऑडिटर रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर रिव्यू करेगा, ऑडिटर रिपोर्ट को रिव्यू करेगा, डिस्कस करेगा सिग्निफिकेंट मैटर्स को, उसके अकॉर्डिंगली कुछ अराइज होता है। रिव्यूअर को लगता है कि भाई मेरे हिसाब से ये सिग्निफिकेंट मैटर्स है, तो वो एंगेज पार्टनर के साथ बैठ के डिस्कस करेगा, समझाएगा ऐसा ऐसा है, ठीक है। रिव्यू सेलेक्टेड ऑडियो डॉक्यूमेंट्स, मैंने पहले ही बोला था कि पूरा डॉक्यूमेंट्स वो नहीं रिव्यू करेगा, कुछ सेलेक्टेड पेपर्स उठा लेगा कि हाँ वर्किंग पेपर्स की इसको मैं चेक करना चाहता हूँ, चेक करा दो। तो कंक्लूजन रीच, जो भी है अगर पॉजिटिव रहा कंक्लूजन दोनों को मिला के, पार्टनर्स एंड रिव्यूअर को मिला के, दैट्स फाइन, दैट्स टू गुड। एंड अगर नहीं, अगर डिफरेंस इन ओपिनियन रह गया तो फर्म्स की पॉलिसी एंड प्रोसीजर जो भी है उसके अकॉर्डिंगली डील किया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी छोटा है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे इंटर्न फाइनल लेवल बोथ लेवल में इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, MCQ आ सकता है इसके ऊपर। तो इस ऐसे को स्किप तो कर ही नहीं सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं है। एंड आई थिंक सो मैंने काफ़ी अच्छे वे में समझाया एंड समझ में आया भी होगा, ऑफ कोर्स यस। ये कंटेंट जो मैं इसको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आएगी विद इन 2-3 डेज, मैं नेक्स्ट वीडियो भी ले आऊँगा नेक्स्ट एस्से के साथ। नेक्स्ट एस्से कौन सा होगा राइट नाउ मेरे को याद नहीं आ रहा कि मैं नेक्स्ट एस्से पे कौन सी वीडियो पे नेक्स्ट वीडियो कौन सी आनी है। तो मेरे बेसिक ऑफ वीडियोस है, बेसिक ऑफ एस्सेज, उसके अंदर मैंने लिस्टिंग दे रखी कि मैं कौन सा एस्से किसके बाद कराऊँगा। बिल्कुल मैंने इंडेक्स बता रखा है कि मेरा एस्से का पैटर्न क्या रहेगा, पहले कौन सा एस्से कराऊंगा उसके बाद कौन सा एस्से कराऊंगा। तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो कौन से एस्से की आने वाली है, ठीक है। अभी के लिए इतना ही है ना। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।